सबसे पहले आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया का दूसरा ओडीआई जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कल खेला जाना है, उसके अंदर टीम इंडिया को क्या चेंजेस करने हैं, क्या इंप्रूवमेंट लेके आनी है, पहले मैच के अंदर टीम इंडिया ने जो गलतियां की थी उसको कैसे रेक्टिफाई करना है। इन सारी चीजों के ऊपर खुल के हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम सब जानते हैं टीम इंडिया का जो पहला मैच है वो हार गई थी डकवर्थ लुईस मेथड के कारण। अब ये मेथड एक ऐसा है ना जो समझ से परे है। इतनी देर हो गई हमको क्रिकेट को फॉलो करते हुए, डीप एनालाइज करते हुए, लेकिन ये मेथड समझ में नहीं आता कि इसकी कैलकुलेशन क्या है, किस हिसाब से ये टारगेट देता है। भाई साहब, टीम इंडिया ने स्कोर बनाए 136 और ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए चाहिए 131। अब जिनको तो पता नहीं है कि बारिश के कारण ऐसा हुआ था, वो स्कोर कार्ड देखकर हैरान हो गई। ये क्या यार, टीम इंडिया 136 बनाई हुई है, ऑस्ट्रेलिया ने 131 बनाई है, इसका मतलब टीम इंडिया जीत गई। लेकिन जब नीचे लाइन पढ़ते हैं वहां पर आता है ऑस्ट्रेलिया 1। तो मतलब समझ से परे ये मेथड, इस मेथड में तो जाना ही बेकार है। लेकिन अगर हम बात करें टीम इंडिया की बल्लेबाजी की, तो बल्लेबाजी के ऊपर ना सारा पानी फेरा बारिश ने टीम इंडिया को प्लानिंग करने नहीं दी, समझने नहीं दिया कि हम अग्रेसिव बल्लेबाजी करें, डिफेंसिव बल्लेबाजी करें तो करें क्या। पहले बारिश आई, मैच हो गया 49 ओवर का, फिर बारिश आई, मैच हो गया 32 ओवर का, फिर 26 ओवर का। अब जब 26 ओवर का मैच हुआ तब तक टीम इंडिया 16.2 ओवर खेल चुकी थी और 16.2 ओवर में 16.4 ओवर में टीम इंडिया के 56 स्कोर थे। अब पीछे टीम इंडिया को 9.2 ओवर खेलने थे। अब 9.2 में कितने स्कोर बना लेता बंदा? 100 स्कोर बना लेता, 110 बना लेता, तब भी ऑस्ट्रेलिया को टारगेट तो 160-170 का मिलता। और 160-170 भी होता तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया आराम से वो चेस कर लेता, क्योंकि अपनी होम कंडीशन है और अपनी होम कंडीशन में उनको पता है किस तरीके से खेलना है। और जब ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी आई, अब हैरानी वाली बात देखिए, तब बारिश आई ही नहीं। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया ने जो प्लानिंग की थी किस तरीके से इस टारगेट को फॉलो करना है, आराम से उस प्लानिंग के ऊपर चलते रहे और टारगेट को चेस कर लिया। लेकिन बैटिंग के अंदर जो एक गलती हमको सुधारनी है, जो मुझे फील हुई पर्सनली, या रोहित शर्मा के ऊपर ना हमने अनवांटेड प्रेशर डाल दिया है। वो बंदा मुझे प्रेशर में लगा। प्रेशर है सिलेक्शन का। इतना बड़ा, इतना महान खिलाड़ी, जो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, उसके ऊपर हमने प्रेशर डाल दिया कि भाई तुम नहीं चलोगे तो शायद 2027 वर्ल्ड कप से तुम बाहर हो जाओगे। जिस तरीके से गौतम गंभीर ने संजू सैमसन को कहा था ना कि भाई तू 21 डक भी करेगा ना तब भी टीम से ड्रॉप नहीं होगा, वैसी ही श्योरिटी अब रोहित शर्मा को देनी पड़ेगी। भाई साहब, रोहित शर्मा का जब टाइम था ना, उसने इतने बड़े बड़े खिलाड़ी बनाए हैं, इतने खिलाड़ियों को अपनी टीम में जगह देकर उनको श्योरिटी दी है, कंफर्टेबल फील कराया है। अब फर्ज है टीम इंडिया का कि वो रोहित शर्मा को कंफर्टेबल बनाएं, उसके ऊपर से प्रेशर हटाएं कि भाई तुम 2027 वर्ल्ड कप के लिए एज अ ओपनर हमारी पहली चॉइस हो और आप ही रहने वाले हो। अब बिना चिंता के अपनी बल्लेबाजी कीजिए। अब देखिए, जिस तरीके से रोहित शर्मा आउट हुए थे, मुझे लगता है अगर उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता, वो कप्तान होते, तो डेफिनेटली उस बॉल पर पुल शॉट मारते और हैजलवुड को बाउंड्री के बाहर भेजते। लेकिन प्रेशर में बड़े बड़े बल्लेबाज गिर जाते हैं यार। तो रोहित शर्मा क्या है ना, सचिन तेंदुलकर को हमने देखा हुआ, बहुत से लोग होते हैं यार जो प्रेशर अगर उनके ऊपर अब डाल दो ना, और स्पेशली प्रेशर जब सिलेक्शन का हो कि भाई साहब अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, टीम से बाहर हो जाऊंगा, तो बड़े बड़े लोग लड़खड़ा जाते हैं। चलिए, ये होगी बल्लेबाजी की बात। उसके बाद बाकी किसी बल्लेबाज की हम बात कर नहीं सकते, क्योंकि बारिश के कारण ही सब कुछ हुआ जो हुआ, इसलिए उसके अंदर गलतियां निकालना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बात करेंगे हम बॉलिंग की। यार, बॉलिंग के अंदर अब आपको बंद कर देना चाहिए हर्षित राणा को प्रमोट करना। भाई साहब, कितने ही प्रमोशन करोगे आप उस बंदे की। हर्षित राणा को जब भी गौतम गंभीर के आप बयान सुनोगे, वो उनको डिफेंड करने आ जाते हैं, क्योंकि बाकी और भी खिलाड़ी हैं। जब ईश्वरन को टीम से निकाला जाता है, करुण नायर, सरफराज, इन सबको बाहर निकाला जाता है, तब गौतम गंभीर आके कुछ नहीं बोलते उनके बारे में। लेकिन जब हर्षित राणा के ट्रोल किया गया, उनके बारे में कुछ कहा गया, तो भाई साहब वहां पर बैठकर यूट्यूबर को लताड़ना शुरू कर देते हैं कि यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए आप 23 साल के लड़के के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, है ना। तो मोहम्मद कैफ शायद कोई और खिलाड़ी था जिसने ये भी कहा था, हाँ शायद रवि अश्विन ने कहा था कि भाई साहब और भी खिलाड़ी हैं टीम के अंदर, उनको तो ट्रोल नहीं किया जा रहा, लेकिन जो सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए थी उसको आप सिलेक्ट करोगे तब ट्रोलिंग तो होने ही वाली है। इसलिए आपको वहाँ उनको डिफेंड करना छोड़ना चाहिए, उनको प्रमोट करना भी छोड़ना चाहिए। गौतम गंभीर कहते हैं कि हर्षित राणा जो है आने वाला एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर होने वाला है। अब ऑलराउंडर की खूबियां अभी तक तो दिखाई दी नहीं, स्पेशली बल्लेबाजी में तो
बिल्कुल भी नहीं। इस मैच में भी उनकी बल्लेबाजी आई, लेकिन दूसरी बॉल पर वो आउट हो गए। 2 बॉल पर उन्होंने बनाया सिर्फ 1 रन। इसका मतलब है उनको सिर्फ एज अ बॉलर खिलाया जा रहा है, और इसका सबूत जो है वो खुद कप्तान शुभमन गिल ने भी दे दिया था। जब टॉस हुई थी, टॉस के टाइम पर रवि शास्त्री ने शुभमन गिल से टीम कॉम्बिनेशन पूछा, तो शुभमन गिल का कहना था कि हमने 3 ऑलराउंडर खिलाए हुए हैं। इसका मतलब 3 ऑलराउंडर में तो अक्षर पटेल आ गए, वाशिंगटन सुंदर आ गए और नितिश रेड्डी आ गए, तो हर्षित राणा ऑलराउंडर में नहीं आते हैं। मतलब ये कप्तान और कोच की जो स्टेटमेंट है आपस में मैच नहीं करती है। अगर टीम और कप्तान हर्षित राणा को ऑलराउंडर नहीं मानते हैं तो उसको सिर्फ एज अ बॉलर खिला रहे हैं, तो क्या प्रसिद्ध कृष्णा को नहीं खिलाया जा सकता था? प्रसिद्ध कृष्णा जिसने आईपीएल में पर्पल कैप हासिल की थी और जो यहां पर ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स के ऊपर एक कामयाब गेंदबाज बन सकता है, क्योंकि उसका जिस एक्शन है, जो वो बॉल को पीछे खींचता है, बाउंस डालता है, वही बॉल्स यहां पर कामयाब होती हैं। लेकिन आपने प्रसिद्ध कृष्णा को ना खिला के हर्षित राणा को खिलाया। और मैच के दौरान भी जब हमको लगा कि यार ऑस्ट्रेलिया इस मैच को बना गया है, जीत गया है, उस टाइम पे कोई भी कप्तान होता वो क्या करता? अपने मेन गेंदबाज को गेंदबाजी करवाता, उसके ओवर पूरे करवा देता, कम से कम 2-3 विकेट हमको निकाल के देता ताकि हम प्रेशर बना सकते। और इस टीम में मेन गेंदबाज कौन है? अर्शदीप सिंह। जसप्रीत बुमराह के बाद दूसरा नंबर व्हाइट बॉल क्रिकेट में इस टाइम अर्शदीप सिंह का ही आता है। लेकिन हमने अर्शदीप सिंह के ज्यादा ओवर ना करवा के हर्षित राणा के ओवर कंटिन्यू रखे। हर्षित राणा से हमने 4 ओवर करवा दिए। नो डाउट बीच में उसने कुछ बॉलें बहुत अच्छी डाली, शॉट जो बल्लेबाज था ऑस्ट्रेलिया का उसको तंग किया, लेकिन फिर भी उसको विकेट नहीं मिली। 4 ओवर में उसने 27 रन दे दिए। आप अर्शदीप सिंह को उनका कोटा पूरा करने देते, मैच तो हाथ से निकल ही गया था। जो भी 6 ओवर 7 ओवर की लिमिट थी आप उससे अर्शदीप सिंह से करवाते, कम से कम वो बंदा 2-3 विकेट निकालता और अगले मैच में हमको मोटिवेशन मिलती कि यस हम गेंदबाजी अच्छी करके आए हैं, अगले मैच में हम जीतेंगे। इस मैच में तो बारिश ने हमारा खेल बिगाड़ दिया, लेकिन नहीं, हमने तो सिर्फ हर्षित राणा को प्रमोट करना है, किसी तरीके से वो 1 या 2 विकेट निकाल दे ताकि हम जस्टिफाई कर सके कि देखो हर्षित राणा को हमने सिलेक्ट किया था और इस बंदे ने परफॉर्म करके दिखाया है। तो भाई साहब गेंदबाजी के अंदर अगर आप एज अ बॉलर खिला रहे हो हर्षित राणा को, तो उसकी जगह पर आप प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाइए। नहीं तो अगर आप उसको ऑलराउंडर मानते हो तो उसको 8 नंबर पर बल्लेबाजी करवाइए, उसकी बल्लेबाजी चेक कीजिए और वाशिंगटन सुंदर की जगह पर फिर आप कुलदीप यादव को खिलाइए, कम से कम आपकी बॉलिंग तो स्ट्रांग हो। चलिए अब देखते हैं दूसरे ओडीआई में टीम इंडिया क्या करती है और किस तरीके से फाइट बैक करती है।